हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक। देखो इस चैप्टर में हम लिगेंड के बारे में बात कर चुके थे, लेकिन एक लिगेंड का एक टॉपिक है उभयदंतुक लिगेंड। अब उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो देखो, जैसे एक आपका एग्जाम्पल है K3FeCN6। इसमें K3 जो समन्वय मंडल के बाहर की तरफ जो एंटिटी है, जो स्पीसीज है, उन्हें हम आयनिक मंडल बोलेंगे। इसके अलावा समन्वय मंडल में जो धातु परमाणु है उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु, और यह आपका क्या हो जाएगा लिगेंड। देखो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य क्या पाया जाता है, उपसहसंयोजक बंध। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपकी केंद्रीय धातु परमाणु है और यहाँ पर लिगेंड 6 है, तो 6 लिगेंड होने की वजह से ये 6 के 6 लिगेंड एक अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं, जैसे CN 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 और यहाँ पर भी आपका CN। इसी प्रकार यहाँ पर भी CN। तो देखो इस प्रकार से एक ये वर्ग समतलीय ज्यामिति और फिर एक CN ऊपर और एक CN क्या आ जाएगा आपके यूँ नीचे, तो ये अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि डोनर एटम, देखो दाता परमाणु कार्बन के पास में भी लोन पेयर पाया जाता है, नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर पाया जाता है। तो यहाँ पर दाता परमाणु की तरह कार्बन भी व्यवहार कर सकता है और नाइट्रोजन भी व्यवहार कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर दाता परमाणु की तरह अगर कार्बन व्यवहार कर रहा है तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। और यदि CN में से अगर दाता परमाणु की तरह व्यवहार नाइट्रोजन कर रहा हो, प्रत्येक जगह पर यहाँ पर अगर NC आए, मतलब इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक जगह पर नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब दाता परमाणु की तरह नाइट्रोजन वाला परमाणु व्यवहार करे तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो बोलेंगे। हालांकि दोनों पर आवेश समान रहता है, दोनों पर -1 आवेश ही रहता है। इसी प्रकार क्या है, NO2 को हम नाइट्रो बोल सकते हैं, और इसका जब IUPAC पढ़ेंगे हम आगे, तो IUPAC में जब हम नामकरण करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो वहाँ पर आप नाइट्रेटो N भी बोल सकते हो। ये N इस बात का सूचक है कि यहाँ पर NO2 में से नाइट्रोजन दाता परमाणु है, जबकि यहाँ पर ये NO2 है और ये भी ऑल ओवर क्या है, NO2 ही तो है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो। लेकिन इसको अलग से प्रदर्शित करने का तरीका क्या हो जाएगा, N नाइट्रेटो और हाइफन लगा करके हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। इस O का मतलब क्या हुआ कि इस NO2 में से ऑक्सीजन का जो परमाणु है, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर रहा है। सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। जैसे SCN है, तो अगर दाता परमाणु S है तो हम उसे थायोसाइनेटो, या इसी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, थायोसाइनेटो हाइफन लगा करके S बोल सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आपका दाता परमाणु है नाइट्रोजन, यदि दाता परमाणु है तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, थायोसाइनेटो N। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप इसे थायोसाइनेटो बोल रहे हो तो आपको यहाँ पर S और यहाँ पर N लगाना पड़ेगा, या फिर आप इसे सिंपल थायोसाइनेटो बोलते हो तो इसको आप आइसोथायोसाइनेटो से प्रदर्शित करोगे। इसे आप केवल थायोसाइनेटो बोल सकते हो, इसे आप आइसोथायोसाइनेटो बोल सकते हो। और बिल्कुल अगर सीधा सीधा डायरेक्ट अगर हमें समझाना है इस चीज़ को, तो थायोसाइनेटो S का मतलब यहाँ पर डोनर एटम दाता परमाणु सल्फर है और यहाँ पर दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन है। मतलब ये कुल जो लिगेंड है, कुछ इनमें क्या है, परमाणु तो 2 है, लेकिन एक समय में कोई एक ही परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार करेगा। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, उभयदंतुक लिगेंड। तो अब उभयदंतुक लिगेंड किसे बोलेंगे, वे लिगेंड जिनमें कम से कम 2 दाता परमाणु हो, लेकिन एक समय में कोई एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब देखो ये हमने सारे के सारे लिगेंड पढ़े हैं। इन लिगेंडों के आधार पर अब हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखेंगे। किस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। देखो आपका केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे Li, Al,
H4, K4 FeCN6। इसी प्रकार Cu NH3 की होल 4 SO4। इसी प्रकार NiCO4 FeCO5 Cu NH3 की होल 4 Cl2Cl। तो जैसे ये कुछ आपके उपसहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, अब केंद्रीय धातु परमाणु जो मैं रेखांकित कर रहा हूँ वे सारे के सारे आपके केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएंगे। ये सारे के सारे आपके केंद्रीय धातु परमाणु हो गए। अब देखो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। पहले इसकी बात करें तो देखो लिथियम, पहले लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था, तो लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +1, क्योंकि लिथियम प्रथम वर्ग का तत्व है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का पहले ब्लॉक एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग का तत्व है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +1। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें पता नहीं होती है या जिसकी ज्ञात करनी होती है उसकी हम क्या मानते हैं, अक्स। प्लस हाइड्राइड, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, इसे हम हाइड्रिडो बोलेंगे। आपने लिगेंडो वाले में ये लिगेंड देखो H के ऊपर -1 चार्ज आएगा, लिगेंडो वाली सारणी में हमने पढ़ा है ये चीज़। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और प्रत्येक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1। पूरे के पूरे इस उपसहसंयोजक यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, तो हम यहाँ पर बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ये 1 + अक्स प्लस 4 × -1 बराबर 0। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 + x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 इक्वल के साइन के इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये +1 है वो -1 हो जाएगा, बचेगा क्या, +3। यहाँ पर एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा और सभी में धातु परमाणु ही है, नाम ही इसका केंद्रीय धातु परमाणु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या तो आएगी धनात्मक या आएगी 0, लेकिन कभी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये विशेष ध्यान रखना है। आगे हम बात करें जैसे K4FeCN6 की। देखो K4 सेम टू सेम प्रथम वर्ग के तत्वों की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो पोटेशियम भी कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग का तत्व है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या रहेगी, 1। तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 +1 है, प्लस आयरन की माने अपन अक्स प्लस Cn, साइनो लिगेंड है, अभी जस्ट इसी क्लास में पढ़ा था अपन ने, Cn पर चार्ज रहता है -1 और Cn है कितने, 6 है, प्रत्येक पर -1 चार्ज, बराबर कितना हो जाएगा, 0। बराबर 0 इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा का पूरा समन्वय मंडल आपका उदासीन है, 0। यहाँ पर 4 + x प्लस 6 × -1 बराबर 0। 4 + x - 6 = 0, x = 6 - 4 = +2। मतलब यहाँ पर आपका आयरन है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। इसी प्रकार नेक्स्ट इस कंपाउंड की बात करें तो देखो इस कंपाउंड के अंदर क्या है, कॉपर अक्स है, इसके अलावा NH3 आपने चेक किया है लिगेंडो वाली सारणी में, आप देख सकते हो कि NH3 एक उदासीन लिगेंड है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो NH3 यहाँ पर उदासीन लिगेंड है, मतलब 0 चार्ज है और है कितने, ये 4 है, तो 4 × 0 या 0 × 4 प्लस सल्फेट पर आवेश होता है -2, तो यहाँ पर हो गया सल्फेट पर आवेश
माइनस का 2 इजिकल टू क्या हो गया 0। तो 4 इंटू 0, 0 को किसी भी चीज़ से गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है, x प्लस और ये माइनस का 2 इजिकल टू 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, x इजिकल टू प्लस का 2। कुल मिलाकर के यहाँ पर कॉपर आपकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, प्लस 2 में। तो देखो सभी की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था यहीं आ रही है। हम बात करें NiCO4, हाँ ये एक विशेष बात है कि ऐसा भी कोई संकुल यौगिक हो सकता है जिसमें केवल और केवल आपका समन्वय मंडल हो, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही हो, जिसमें केवल और केवल एक ब्रैकेट वाला संकुल यौगिक हो। और इसमें हम निकल की अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था अक्स मान लेते हैं। CO एक उदासीन लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं इसे। तो 4 इंटू 0 इजिकल टू 0, तो अक्स बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर निकल आपकी 0 ऑक्सीकरण अवस्था में। और मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं या तो धनात्मक हो सकती है या 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसी प्रकार Fe की बात करें तो Fe की भी आप क्या मानोगे, x प्लस 5 इंटू 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। 5 इंटू 0 0 है, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या रहेगी 0 रहेगी, 0 हो सकती है। नेक्स्ट बात करें अपन CONH3 की होल 4 Cl2 और Cl। देखो यहाँ पर CO की ऑक्सीकरण अवस्था हम क्या मान लेते हैं, x प्लस NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है और NH3 है आपके यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 क्लोरीन है, प्रत्येक क्लोरीन के ऊपर आवेश होता है माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 प्लस ये एक क्लोरीन बाहर हो रहा है तो इसका आवेश हो जाएगा माइनस का 1 इजिकल टू 0। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x प्लस ये 2 इंटू माइनस का 1 बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस का 1 बराबर 0। देखो x प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस का 2 और माइनस का 1 ये हो गया माइनस का 3 और ये क्या हो गया यहाँ पर प्लस का 3। मतलब यहाँ पर कॉपर आपकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में। इन सभी तरीकों के द्वारा आप किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें एक तो इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके लिगेंड पर कैसा आवेश है, और लिगेंड का आवेश अगर हमें पता है तो बाकी हम सभी प्रकार के यौगिकों का ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था किस चीज़ के लिए उपयोगी आती है या किस चीज़ के काम में आती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था काम आएगी किसी भी यौगिक का IUPAC नामकरण करने में। अब IUPAC नामकरण के कुछ नियम है, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ नियमों की अगर हम बात करें तो संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम। देखो संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम, सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ NaCl। NaCl में हम पहले नामकरण धनात्मक स्पीशीज का करते हैं और बाद में हम किसका करते हैं, ऋणात्मक स्पीशीज का। मतलब सोडियम का हम साधारण नाम लिखेंगे और फिर ये क्या था, ये क्लोरीन था जिसे हम बोलते क्या है, क्लोराइड बोलते हैं। क्लोरीन को क्लोराइड मतलब ऋणावेशित पार्टिकल के नाम में परिवर्तन हुआ है। क्लोरीन को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोराइड, लेकिन सोडियम को आप सोडियम ही बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि आपका जो आयनिक मंडल है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। देखो जैसे मैं अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें आयनिक मंडल पहले आ रहा है, मतलब ब्रैकेट के पहले की तरफ आयनिक मंडल है, बाईं तरफ है। बाईं तरफ होने का मतलब जो प्लस का चार्ज रहेगा वो आयन मंडल पर रहेगा। इसमें भी ये समन्वय मंडल है और आयनिक मंडल बाईं तरफ है, इसका मतलब ये भी आयनिक मंडल आपका धनावेशित है। लेकिन अगर इस यौगिक की बात करें
तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले आ रही है, समन्वय मंडल का जो संकुल है वो पहले आ रहा है, इसका मतलब ये धनावेशित है और ये आपकी क्या रहेगी, ऋणावेशित। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अब एक एक नियम को सुनना। सबसे पहले धनावेशित आयनिक मंडल यदि धनावेशित है तो उसका सिंपल नाम लिखा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिथियम लिखेंगे। अब लिथियम की संख्या नहीं दर्शाई जाती, जैसे मान लो यहाँ पर तो लिथियम एक ही है, लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 भी होते तो हम डाई लिथियम, ट्राई लिथियम, टेट्रा लिथियम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम सीधा क्या लिखते, लिथियम। इतना लिखने के बाद में आपको समन्वय मंडल में नामकरण करना है, और समन्वय मंडल में आप सबसे पहले आप लिखो लिगेंड का नामकरण। और लिगेंड का नामकरण लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि लिगेंड की संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे यदि 2 लिगेंड है तो डाई शब्द का यूज करो, 3 लिगेंड है तो ट्राई शब्द का यूज करो, 4 लिगेंड है तो टेट्रा शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, लिगेंड का नामकरण करेंगे। और लिगेंड हैं कितने, 4 लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। अब इस लिगेंड का नाम क्या है, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो। हाँ, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपका समन्वय मंडल ऋणावेशित है, समन्वय मंडल कैसा है, ऋणावेशित। देखो कैसे हुआ समन्वय मंडल ऋणावेशित, भाई आयन मंडल धनावेशित है तो समन्वय मंडल बाद में बनाया है हमने, तो समन्वय मंडल ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। देखो फिर भी अगर आपको नहीं पता, इसका ध्यान नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है कितनी, +1। जब लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है तो हम इस यौगिक और इस समन्वय, इस आयनिक स्पेसीज और इस संकुल स्पेसीज को अगर हम अलग अलग करें तो Li+1 और AlH4-1। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये +1, ये -1, इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये आपस में आराम से कट जाएंगे और फिर वापस यही यौगिक बन जाएगा। तो इसका क्या पता चल रहा है हमें कि समन्वय मंडल जो है इसके ऊपर आवेश कैसा है, माइनस का आवेश। तो जब समन्वय मंडल पर आवेश ऋणावेशित रहता है, ध्यान से सुनना इस बात को, जब समन्वय मंडल पर आवेश ऋणावेशित रहता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे 8 जुड़ता है। क्या जुड़ जाता है, 8। जैसे लिथियम टेट्राहाइड्रिडो, अब इसे हम एल्यूमिनियम नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट ये नाम होगा इसका। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते ही ब्रैकेट में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में लिखते हैं। तो रोमन अंकों में अभी हमने चेक की थी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई थी, +3। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट 3rd। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले अगर आपका आयनिक मंडल धनात्मक है तो सबसे पहले आयन मंडल का नाम लिखो। आयन मंडल में चाहे कितने ही यौगिक या कितने ही आयन क्यों ना हो, उनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ पर लिथियम 2, 3, 4 भी अगर होता तो हम केवल लिथियम लिखते, लेकिन लिगेंडों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए टेट्रा, अगर 4 है तो टेट्रा, लिगेंड का नाम हाइड्रिडो, फिर समन्वय मंडल अगर ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो गया लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। सेकंड अगर हम बात करें इस प्रकार के कंपाउंड की, तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम इसी की तरह है कि आपका आयनिक मंडल है वो कैसा है, आपका आयनिक मंडल धनावेशित है, तो सीधा नाम लिखो आप इसका पोटेशियम, पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना, पोटेशियम। फिर हम क्या करेंगे, समन्वय मंडल का नाम लिखोगे तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, यहाँ पर 6 लिगेंड है साइनो के, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और बाद में आप देखो ये समन्वय मंडल भी ऋणावेशित है, तो
ये है आयरन। देखो सामान्य नाम वो होता है इसका आयरन, लेकिन लैटिन नाम होता है फेरस। और जब फेरस लैटिन नाम है तो लैटिन नाम के आगे ही ये एट लगता है, तो फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट। नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और यहाँ पर अब अपन आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था या आपका जो फेरस है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था चेक करते हैं। ये हमने कुछ वक्त पहले की थी, तो कितनी आई थी, प्लस का 2, जिसे हम रोमन अंकों की सहायता से सेकंड लिखेंगे। अब देखो बिल्कुल अलग टाइप का आपका संकुल यौगिक आया है। देखो इस संकुल यौगिक में क्या है कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये धनावेशित है, जबकि आयनिक मंडल क्या है, ऋणावेशित है। जब इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तब आपको क्या करना है, आपको अभी बताया था कि पहले धनायनिक पार्ट का ही नामकरण करोगे। तो धनायनिक पार्ट ये वाला पूरा का पूरा धनायनिक पार्ट है। कैसे है, देखो इसको कैसे तोड़ते हैं हम, CuNH3 की होल 4, इस पर रहेगा प्लस का 2। ये कैसे पता चला कि इस पर प्लस का 2 है, देखो इसका इस प्रकार से पता चला है कि हमें पता है सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2 होता है। जब सल्फेट पर -2 है तो इस पर कितना होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और समन्वय मंडल अब धनावेशित हो गया। जब समन्वय मंडल धनावेशित होता है तो सबसे पहले, जैसे आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नामकरण कर रहे थे कि हेक्सासाइनो लिख रहे थे, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में से, समन्वय मंडल में से आप सबसे पहले 4 के लिए शब्द यूज करोगे, टेट्रा। ये पूर्व लग्न बोल सकते हैं हम इसे, तो टेट्रा शब्द का यूज करोगे। बाद में लिगेंड है आपका एमीन, तो टेट्रा एमीन। लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि जो कॉपर है ये धनात्मक समन्वय मंडल का भाग है। यहाँ पर आयरन ऋणात्मक समन्वय मंडल का भाग था, इसलिए फेरेट लिखा था। यहाँ पर कॉपर धनात्मक समन्वय मंडल का भाग है, तो हम इसे केवल और केवल कॉपर ही लिखेंगे, टेट्रा एमीन कॉपर। और कॉपर लिखते ही कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में, और वो भी किसमें, रोमन अंकों में। और कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था जो भी आई थी हमने अभी तुरंत पहले चेक की थी। और इसके बाद में जो आपका ऋणावेशित भाग बचा है जो आयनिक मंडल में है, उसका हम साधारण नाम लिखेंगे सल्फेट। तो ऑक्सीकरण अवस्था एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे चेक करोगे, Cu की x मानी थी हमने, NH3 की 4 × 0 प्लस सल्फेट की कितनी होती है, माइनस का 2 = 0, तो ये 0 हो गया। और x = प्लस का 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ये इस यौगिक का नाम है। मान लो कभी इस प्रकार की परिस्थिति रहे जिसमें आपका समन्वय मंडल का यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि समन्वय मंडल धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो इस समन्वय मंडल को आप धनावेशित मानते हुए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आपको साधारण नाम लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले हम लिगेंड का नामकरण करेंगे, तो टेट्रा कार्बोनिल और केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर साधारण नाम लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल। और बाद में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 लिखोगे, तो ये आपके इस यौगिक का IUPAC नाम हो जाएगा। निकल की हमने ऑक्सीकरण अवस्था चेक की थी। इसी प्रकार FeCO5 की, इसका क्या हो जाएगा, वही पेंटा कार्बोनिल आयरन। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना, पेंटा कार्बोनिल आयरन रहेगा, सिंपल नाम ही लिखा जाएगा, फेरेट नहीं होगा। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, और बाद में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 0। हाँ, एक विशेष चीज़, इनके अंदर आप समन्वय मंडल में जितनी भी एंटिटी होती है, समन्वय मंडल वाली एंटिटी को एक ही ऊपर ये जो लाइन है ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि ये लाइन बीच से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये लाइन सीधी ही रहनी चाहिए। हाँ, समन्वय मंडल और आयनिक मंडल वाली जो एंटिटी है वो पृथक पृथक हो सकती है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम अलग है, उसके बाद में हेक्सासाइनोफेरेट एक लाइन पर चलेगा। इसमें पूरा का पूरा पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसकी बात करें, इसमें क्या रहेगा, देखो अब एक विशेष बात, पुनः एक नया प्रकार का यौगिक आया है आपके पास में। देखो जब आपके पास में 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, प्रकार के लिगेंड मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो गए,
एक NH3 की होल 4 Cl2 है, एक NH3 की होल 4 है और एक क्या हो गया आपका Cl2। दो प्रकार के लिगेंड है। जब दो प्रकार के लिगेंड हो तो आपको बताया गया था कि दोनों लिगेंडों के अगर हम नामकरण की बात करें तो एक लिगेंड को बोलते हैं हम एमीन और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। अब देखो, इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर पहले उस लिगेंड का नामकरण लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता हो। एमीन की अगर हम बात करें तो AMMINE, ए आता है इसके नाम में, और क्लोरिडो में क्लोरिडो, C आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम टेट्रा एमीन। 4 है तो टेट्रा और एमीन। अब 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरिडो। क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ना ही क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। और क्लोरिडो टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो लिखने के बाद में आप यहाँ पर इसका सामान्य नाम लिखोगे या 8 लगाओगे, तो हम इसका क्या लिखेंगे, समन्वय मंडल आपका धनावेशित है, मतलब सबसे यौगिक के शुरुआत में ही समन्वय मंडल आ गया तो ये धनात्मक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा कोबाल्ट। और बाद में आप क्या लिखोगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था। अब जो बच गया ये लिगेंड नहीं है तो इसको आप क्लोरिडो नहीं बोलोगे, हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, और फिर हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 3, जो हमने पहले चेक की थी। तो हम इस आधार पर नामकरण कर देंगे। और आपको ये भी पता है कि जो रोमन अंकों में ऑक्सीकरण अंक को लिखा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके आधार पर हमने तत्वों का IUPAC नामकरण करने का प्रयास किया है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पलों के आधार पर हम IUPAC को और आगे बढ़ेंगे।